पूरा दिख रहा है, बड़ा करके दिखा देना, सब ठीक से दिखना चाहिए। Here you see the satellite. The smaller objects revolves around the bigger object, that is known as the satellite. It is up to types: natural satellite and the artificial satellite. Natural satellite, the satellite created by the nature is known as the natural satellite. Moon is the satellite of Earth, and the Earth is the satellite of Sun. So this is the natural satellite. Is it clear? Artificial satellite, the satellite made by the man-made satellite is known as the artificial satellite. तो artificial satellite और artificial satellite में स्पुतनिक फर्स्ट जीके पूछा जाता है। स्पुतनिक फर्स्ट एक कहां से छोड़ा गया था? रसिया से, पहला से, दुनिया का पहला सैटेलाइट 1957 और 1975 कर दोगे तो इंडिया को जाएगा। आर्यभट्ट छोड़ा गया था, रसिया से ही छोड़ा गया तो इंडिया का माना जाता था। और 1975 ये सब जब जीके में थोड़े थोड़े पूछे जाते हैं, और तुम लोगों को साइंस के हो तो सैटेलाइट के बारे में थोड़ा जानना भी चाहिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट दो तरह का होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ध्यान रखना, ये हमारा जो नेचुरल ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इट इज ऑफ टू टाइप। एक सैटेलाइट होता है जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस आर करके जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस और एक होता है पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस SYNCHRONOUS, जियो सिंक्रोनस और पोलर सैटेलाइट। दो तरह का होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्योंकि अर्थ देखो, जियो स्टेशनरी का मतलब ही हमारे पास हो गया। जियो स्टेशनरी ऐसे देखो, अर्थ हमारी ऐसे है, द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो सैटेलाइट होता है ये हमारा ये जो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है। अर्थ के रोटेशन के साथ अगर सैटेलाइट घूमे तो जियो स्टेशनरी उसका पीरियडिक टाइम उतने होता है जितना अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर करती है, वह भी 24 आवर में ही एक चक्कर करता है। ध्यान रखना, तो वो 24 आवर में एक चक्कर करता है। तो दैट अपीयर्स, इसका मतलब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट रिमेन स्टेशनरी जीरो हुई। तो हम अर्थ पर हैं तो हमारी वेलोसिटी कितनी हुई? अर्थ की वेलोसिटी। और वह जियो सिंक्रोनस है, जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी, जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स स्थिर, कांस्टेंट, दैट अपीयर्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। जब अर्थ घूमती है उसी के साथ एकदम उसी स्पीड से घूमता है, दैट अपीयर्स स्टेशनरी। इस नाते उसे हम जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस कहते हैं। जियो सिंक्रोनस, सिंक्रोनाइज होना मतलब एक हो जाना। जो उसको अर्थ का जो ये सेंटर है, माने ये जो है दोनों कंसेंट्रिक ऑर्बिट में घूमते। कंसेंट्रिक माने जानते हो,
दोनों सर्कुलर पाथ में हो लेकिन सेंटर दोनों का एक हो, तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। तो ये हमारा होता है। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट्स पीरियाडिक टाइम शुड बी 24 आवर। इट्स अर्थ रिवॉल्व्स हियर, रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में चलती है। So the direction of this geostationary satellite it is also taken as west to east। तो ये जो है इस प्रॉपर्टी के कारण ये हमें जियो स्टेशनरी कराते हैं। और ये भी ध्यान में रखो, इसका जो पीरियडिक टाइम होता है 24 आवर, और कितनी हाइट पर इसको ले जाते हैं, हाइट पर ध्यान में रखना कि पर्टिकुलर हाइट पर ले जाएंगे तभी वो 24 आवर लेता है। इसके लिए 35,000 हमने हाइट का फार्मूला दिया था कैलकुलेट करने के लिए पीरियडिक टाइम में, टाइम पीरियड बताए थे ना। अच्छा 84.6 तो पीरियडिक टाइम था। अच्छा एक्चुअली उसमें हमने जो टाइम पीरियड बताया था इसे कैलकुलेट किया जाता, ध्यान रखो 2 पाई GM/R प्लस H का होल स्क्वायर, ऐसे था ना। हाँ तो हम लोग जो कैलकुलेट किए थे वो वैल्यू आ रही थी GM=GR²। हम लोग ऐसे कैलकुलेट किए थे, उसकी वैल्यू डायरेक्ट आती है, वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किए थे हमने। यहाँ पे देखो एक वैल्यू हमने निकाली थी T = 2 पाई रूट R प्लस H का होल क्यूब अपॉन GR², ऐसे था। तो ये जो है एक स्मॉल जी है, स्मॉल जी एक कैपिटल R²। ये वैल्यू हमारे पास होती है। यहाँ से हम हाइट पे अब टी की वैल्यू 24 आवर रखना है तो हम ऐसे कर लेते हैं T² 4 पाई स्क्वायर R प्लस H का होल क्यूब अपॉन GR²। तो हमारे पास R प्लस H का होल क्यूब इक्वल टू T² R² G अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो R प्लस H कितना होगा 1/3। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -R। इसी हाइट पर तो जब 24 आवर हमें चाहिए और 24 आवर चाहिए तो कितनी हाइट पर ले जाएंगे, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, इट इज आल्सो रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन। सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं इट वैल्यू कम्स आउट टू बी 35,930 किलोमीटर, 35,930 किलोमीटर की हाइट पर ले जाते हैं। मतलब 36,000 किलोमीटर हाइट पर ले जाकर के उसे सेट करना पड़ता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब उतना 36,000 किलोमीटर ले जाने के लिए ट्रेन ले जाएगी। हमारा जो प्लेन होता है यह 3 से 4 किलोमीटर की हाइट पे रहता है। हमारा जो प्लेन जनरली पैसेंजर के सुपरसोनिक अलग होते हैं, लेकिन वो भी इतनी हाइट पर होते हैं कि मतलब 7-8 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। 8 किलोमीटर के बाद हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारा जो सांस लेने का सिस्टम है, फिर 8 के ऊपर गए ऊपर चले जाएंगे, लौटेंगे नहीं, क्योंकि 8 किलोमीटर तक ही तो एटमॉस्फेयर है। अगर 5 किलोमीटर से जैसे ही ऊपर जाते हैं एकदम घुटने लगता है लोगों का। अब एक पायलट पे बैन लगा दिया कि सीधे प्लेन उठाता था पहुंचा देता था और 5 में पहुंचा दिया तो 2 ये लोग ऊपर पहुंच गए वहीं से। ऊपर से नीचे आए तो नीचे नहीं लौट आए, शरीर आई आत्मा ऊपर चली गई। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो से इसीलिए अब ये तो ऐसी जगह जाता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर का कोई एटमॉस्फेयर तो पर्टिकुलर पोजीशन पर ही, उसके बाद एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है हमारा। इवन एवरेस्ट पे चढ़ने में भी दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन बैग लेके जाते हैं। एवरेस्ट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन बैग लेके जाते हैं। कुछ लोग बिना ऑक्सीजन के भी पहुँचे हैं, तो
बड़ा बहादुर माना जाता है कि उनका फेफड़ा फेफड़ा बड़ी बड़ा सही है नहीं तो जनरली कितने लोगों के फेफड़े खत्म हो जाता है जाते जाते, उसमें है ये नहीं, पावर है नहीं, क्या खींचेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये देखना इतना हाइट तक ले जाते हैं, इसीलिए पहली बार रसिया छोड़ा गया। अब तो इंडिया थोड़ा कैपेबल हो गया, छोड़ देता अपना, श्रीहरिकोटा बनाया गया है, तो जगह जगह बना दिया गया है, कई सेंटर इसके बनाए गए हैं, तब तो इंडिया कैपेबल हो गया। लेकिन पहले शुरू में जो छोड़ा गया 1975 में, तो दूसरे की धरती से छोड़ा जाता था। हम बना लेते थे लेकिन छोड़ नहीं पाते थे, 10 किलोमीटर ले कौन जाएगा। तो इतना जो है, ये जियो स्टेशनरी समझ में आ रहा है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस एक काम क्या करता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम यूज होता है, लिख सकते हो। जियो, पहले तो जियो स्टेशनरी की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इट्स पीरियडिक टाइम इज सेम एज, नोट कर लो, इट्स पीरियडिक टाइम इज सेम एज द rotation of earth, that is 24 hours. Its periodic time is same as the rotation of earth, that is 24 hours. It revolves from west to east as the earth rotates, from west to east as the earth rotates from west to east, west to east as the earth rotates. It is concentric to the earth orbit, concentric हो गए। Its height is approximately 36,000 kilometer, 36,000 kilometer from the surface of the earth, from the surface of the earth। एक बार एग्जाम में यही आ गया था कि कैलकुलेट द डेरिवेशन ऑफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, ये फार्मूला हम जानते ही हैं, उसी की स्क्वायर करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बस समझ में आ रही ना, ये डेरिवेशन भी हमारा यही है। अच्छा, इसका यूज क्या क्या है, इट इज यूजेज इसका देख लो, मैंने ये जो है इसका जियो स्टेशनरी का, इट इज यूज्ड for the communication in TV and the radio. It is used for the communication in TV and the radio system. अभी मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, दिख रहा था इंडिया में, ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे ये सैटेलाइट हमारा है। अब पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है यहाँ पे, और हम पता लगा कि इंडिया में है, तो कैसे, और अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, 6400 पेनिट्रेट होकर जाना बड़ा कठिन काम है। तो क्या होता है, यहाँ पे सैटेलाइट होते हैं, यहाँ ये सैटेलाइट, यहाँ भी सैटेलाइट इसको मैसेज देता है, यहाँ भी सैटेलाइट इसको मैसेज, और फिर ये यहाँ ऐसे पहुँचता है सैटेलाइट। और रेडियो वेव हमारी 3 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड, पर सेकंड की स्पीड से चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस नाते इतना स्पीड से होता है कि हमारे तक तो पूरे स्पेस में सैटेलाइट लग गया है। इस सैटेलाइट्स को आई इन द स्काई कहा जाता है, आई इन द स्काई। आकाश में आँख, मतलब आकाश में कोई चीज़ बची नहीं। अच्छा, ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम में काम आ गया है। जो है मेटेरोलॉजिकल स्टडी भी करता है, मेटेरोलॉजिकल स्टडी माने ये एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है कि ऊपर से, तो मेट्रोलॉजिकल स्टडी इट इज हेल्पफुल इन द मेट्रोलॉजिकल स्टडी। And it also gives the information of the meteorites
it also gives the information about the meteorites. अब 36,000 किलोमीटर पे है तो उधर 36,000 किलोमीटर पे है तो वहीं से उसके 36,000 किलोमीटर और पहले रहेगा तो वहाँ की फिगर खींच करके बता देगा कोई चल चुका है। तो कभी कभी कोई आकाशीय पिंड इधर की तरफ आता है, ये जो है कोई उस पर मेटेओराइट से कोई टुकड़ा वगैरह टूट के तो पहले इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो लोग एक्टिव हो जाते हैं और उसको कहाँ पर गिरेगा कैसे गिरेगा कभी कभी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मोड़ी आती रहती है। जरूरत उसको साइंटिस्ट सोचते हैं कि उधर ख़त्म कर दिया जाए तो उसको तोड़ ताड़ करके उधर ख़त्म कर देते हैं। और स्पेस में जब छोटा आता है तो जल जाता है, बड़ा आएगा तो नहीं जल पाएगा। स्पेस में इतना फ्रिक्शन है कि स्पेस में जब आएगा इतनी स्पीड से आता है कि वह आते मेटेओराइट जब भी धरती पर आता है तो इस चूँकि इनफाइनाइट से आएगा, वो इनफाइनाइट से जब कोई चीज़ धरती पर गिरेगी तो इसके वेलोसिटी से आती है। ध्यान में रखना, इसके वेलोसिटी, ये हमारा जो पानी की बूंद इसके वेलोसिटी नहीं आता है, तो 5-6 किलोमीटर बादल है यहीं से आता है, चू जाता है यहाँ आकर नहीं, ये जो बादल है ये यहीं पे छू जाता है यहीं कहा करके, ये इनफाइनाइट से नहीं आता, ये यहीं पर है। ये हवा में पानी मिल जाता है तो बादल बन जाता है, और जब वो भारी नहीं ढो पाता गिरा चला जाता है, फिर ड्राई होकर के फिर जाता लाता है फिर देता है, इसे कम करता है। तो ये जो है ये इनफाइनाइट का चक्कर नहीं, ये जो मेटेओराइट्स आते हैं इस इनफाइनाइट से आते हैं, और इनफाइनाइट से जब वो आते हैं तो हमारे इसके वेलोसिटी से आते हैं। यानी इसके वेलोसिटी का मतलब होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आकर के यहाँ पे गिरते हैं। तो ये देख लेना, तो ये मेट्रोलॉजिकल स्टडी के लिए मेटेओराइट्स की इंफॉर्मेशन दे देते हैं और स्पेस की भी जाते, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस। और पोलर सैटेलाइट देख लेना, ये जियो स्टेशनरी समझ में आ रहा है। पोलर सैटेलाइट देखना जरा, पोलर सैटेलाइट क्या करते हैं। पोलर सैटेलाइट ऐसे घूमते हैं, ध्यान रखना, पोलर सैटेलाइट सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द पोल, पोल के अराउंड ही घूमते हैं। ये पोलिशन होता है तो पोल के अराउंड घूमते हैं, और इनकी जो ऑर्बिटल रेडियस होती है 500 to 800 किलोमीटर। इनकी जो ऑर्बिटल रेडियस होती है मतलब कितनी हाइट पर जा करके 500 से 800 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं। ये यहाँ से सरफेस से 500 से 800 किलोमीटर की हाइट पर पोलर सैटेलाइट लगे होते हैं। ये कितने होता है 36,000 किलोमीटर, और ये कितना होता है 500 to 800, इतनी हाइट पर तमाम सैटेलाइट लगे हुए हैं। इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज मोर रिलायबल, दिस इंफॉर्मेशन गिवन बाय दिस सैटेलाइट इज मोर रिलायबल देन द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यहाँ देखना, द सैटेलाइट revolves around the pole, it is known as the polar satellites. Its height is from the surface of Earth it is 500 to 800 kilometer. Its height is taken from the surface of Earth, it is 500 to 800 kilometer की हाइट पे चलते हैं। Its periodic time is approximately 2 hours, less than 2 hours होते हैं। Its periodic time is less than 2 hours। हमने बताया था कि 84.6 मिनट क्लोज टू अर्थ होता है, तो 1.5 घंटा से कम, तो 2 घंटे से कम की बात हो रही है तो 60 to 120 मिनट, 120 मिनट से कम ही पर एक चक्कर कर लेता है। अब क्या होता है कि अर्थ हमारी इधर जा रही है और ये इधर जा रहा है, तो पता लगा इधर रह करके अर्थ इधर जा रही है, अर्थ का पूरा शेप देख लेता है। करीब 24 आवर में 14 टाइम्स घूम लेता है, 14 बार। यह अर्थ जब एक चक्कर करती है ऐसे, तब तक वह इसका 14 चक्कर कर देता है पोलर का। बस समझ आ रही है ना। तो ये जो है, इसीलिए ये अर्थ की सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें इसी पोलर सैटेलाइट से मिलती है।
ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो पोलर सैटेलाइट के बारे में ध्यान रखो कि इट्स पीरियडिक टाइम इज लेस देन 2 आवर्स एंड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 500 to 800 किलोमीटर, 500 to 800 किलोमीटर। और इसके यूज क्या क्या है? यूज ये है, इट गिव्स द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर, authentic information. It is used in spying military work. Spying, SPY. Spying, वो देखना। Spying military work मतलब ये है कि अब हाँ जासूसी के काम में आता है। अब चाइना बांध बना रहा है बहुत दूर, अब कौन जाके देखेगा? ऊपर से बता देता है देखो चाइना बांध बना रहा। बॉर्डर पे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है पहुंचना, तो अगर भारत फिर उस पर एक्शन लेता है कि यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, तो इस तरह भी सुरंग खोद ली गई वहाँ पे जम्मू में। तो ये सब सैटेलाइट से पहले पता किया जाता है। स्पाइंग कोई मिलिट्री अपना किसी देश की मिलिट्री कहीं एक्शन ले रही है तो उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है। स्पाइंग अंडमान निकोबार इतना बड़ा सागर है, वहाँ अमेरिका जा करके अपना से वो जो है मिसाइल फिट कर रहा था। अब ऑपरेशन उसे आ गया सूचना, तुरंत विरोध किया गया कि अंडमान निकोबार हमारा, अंडमान निकोबार फिर वहाँ पर हमारा एक पॉइंट बना दिया गया इंदिरा पॉइंट, वही भारत का अंत माना जाता है। सागर में भी पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ की हमारी सीमा है, यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। सागर तो बहुत बड़ा है, 70% तो सागर है सागर, लेकिन हमारे देश के इर्द गिर्द कहाँ तक हम जा सकते हैं उसको डिसाइड किया गया है। तो जैसे भारत को कहा जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन वास्तव में भारत का जो अंतिम पॉइंट है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। कन्याकुमारी तो लैंड पे है लेकिन समुद्र में मिला करके इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत का अंत जो है इंदिरा पॉइंट माना जाता है उसकी। तो इंटरनेशनल उसे एक्सेप्ट लोग करते हैं, हाँ यहाँ तक इंडिया का एक पिलर गाड़ा जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आकर के अमेरिका अपना मिसाइल सिस्टम फिट कर रहा था। इंडिया जो एक्चुअली सारे देश एक दूसरे को जीतना चाहते हैं, ऐसा नहीं कोई किसी का बड़ा दोस्त, समय समय पर दोस्त बनते रहते हैं। कभी अमेरिका कभी इंडिया का विरोधी बनता था तो कभी सहयोगी बनता है। अब वहाँ से रह करके अब वो चाइना दबाव बनाना चाह रहा था, लेकिन चाइना पर दबाव बना करके चाइना दबाव बना तो क्या जरूरत है, कब जरूरत है, वो हो सकता है इंडिया दबाव बना दे। हाँ तो रोक दिया गया कि नहीं यहाँ हम ही दबाव बनाएंगे, तो जहाँ दबाव बनाना बनाइए। तो ये प्रॉब्लम, ये सब स्पाइंग मिलिट्री ऑपरेशन में काम आता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की जानकारी देता है। मेट्रोलॉजिकल में मानसून की सूचना यही देता है, बताते हैं कि मौसम विज्ञान के अनुसार मौसम विभाग ने बोला है कि 2 दिन में ठंडक बहुत तेज़ बढ़ जाएगी। ऊपर का सिचुएशन देख करके बताते हैं सब। अच्छा वो समुद्र में लहर चल रही है, पता लगा 100-200 किलोमीटर दूर, पता लगा 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब किधर चल रहा है डायरेक्शन पता लग जाता है लहर की, बता देगा उड़ीसा तट से टकराने वाला है। कभी कभी पता लगा कि हवा बदल गई, टकराना चाहिए उड़ीसा, टकरा गया बिहार में। अब आदमी थोड़ा ना कि बोल दिया कि इधर जाएंगे, अरे आया पता लगा चल दिया, उसके अनुसार सूचना आती है। अच्छा पता लगा कि सूचना वहाँ से आ गई कि उड़ीसा तट से टकराएगा, न्यूज आ गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया, अगल बगल उड़ीसा खाली कर दिया, टकरा गया बिहार में, पता लगा उधर के लोग चले गए। प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है ये सूचना ये मतलब जो देते हैं वैसे मैक्सिमम ऑथेंटिक 90% सही होती है। अक्सर जब देखा जाता है कि जहाँ जिस तट से टकराने की बात करते हैं वो हमें सूचना सही सही मिलती है, लेकिन कभी कभी इनके तो लोग कहते हैं कि मौसम विभाग वाले झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते, उनको सूचना सही मिली थी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अचानक है हवा है आई और थोड़े दूर बदल गई। अब लोग व्यवस्था इधर हुई, व्यवस्था उधर फैल गई,
तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सब हमारा जो है पोलर सैटेलाइट ये सब इंफॉर्मेशन देता है एटमॉस्फेयर की, स्पेक्ट्रम की, वर्क की। और ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट पहली बार ओजोन लेयर में होल, ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट पहली बार बताया था कि ओजोन लेयर में होल के लिए। हाँ, एक्चुअली ओजोन लेयर में होल अभी ये थोड़ा ये ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट इसका नाम था। सैटेलाइट तो हर जगह हर देश छोड़ता है, लेकिन जो ब्रिटेन का पोलर सैटेलाइट था वही बताया था कि ओजोन में होल है, इसीलिए उसे ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट कहते हैं। फर्स्ट टाइम give the information that there is a hole in the ozone layer। ओजोन लेयर के बारे में जानते हो ना? जितना अमेरिका का एरिया है उतना बड़ा होल हो चुका है। अब अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है तो वहाँ जो आइस है, आइस अंटार्कटिका की मेल्ट करेगी और पूरा एक कॉन्टिनेंट पोल पर पूरा केवल आइस ही आइस है। अब आइस अगर मेल्ट होगी तो सागर की लेयर बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो नियर बाई ओशन के जो नियर बाई हमारे बॉम्बे वगैरह ये सब डूब जाएंगे। मतलब उधर निवार मैक्सिको तो चला जाएगा एकदम पूरा है ना, मैक्सिको बीच में, तो सब समुद्र के किनारे जितने हैं सब खत्म हो जाएंगे, न्यूजीलैंड वगैरह गायब हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या, कुछ देश नहीं रहेंगे। एक तो ऐसा 25-30% जमीन है, ऊपर से ये भी प्रकोप आएगा, वो चला जाएगा। अरे तो नई पीढ़ी आएगी नहीं जी के तो क्या समझते हो? इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है अपने विकास के साथ साथ दूसरे का भी जीवन सुरक्षित हो। तुम्हारे पिता के सामने या तुम अगर दुखी रहो तो तुम्हें पिता को बहुत पीड़ा होगी, या तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा दुखी रहेगा, तड़प के मर जाओगे। तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। जब अपने लिए जब सोचना शुरू कर दोगे तो उस दिन जीवन खत्म हो जाएगा। अपने लिए नहीं सोचना है, अगली पीढ़ी के लिए भी सोचना है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सतत विकास, पेड़ काटे तो दूसरा पेड़ लगा दे, इसी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसीलिए बढ़ाया जाता है। यहाँ पर लगाया गया एक पेड़, यहाँ पे इतने पेड़ लोग उग रहे हैं कि पूरे देश का निर्माण करेंगे। दुनिया में किसी देश का निर्माण स्कूलों में होता, फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ का जो पेड़ अगर एक कट रहा है तो यहाँ कितने बच्चे निकल रहे हैं। ऐसी जगह पेड़ काटना गलत नहीं है। हर चीज़ पेड़ ही नहीं होता, पेड़ की उपयोगिता कहाँ है। अब वहाँ आकर के जंगल जहाँ है वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ काट करके अगर कुछ कर ले रहे हैं ये निगेटिव माना जाता है। यहाँ तो काट करके बच्चे खेल रहे हैं, उनका बौद्धिक ग्रोथ हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो यूजफुल है। इसीलिए एक बात समझ में आ रही पोलर सैटेलाइट ये सब एप्लीकेशंस में। और इन एप्लीकेशंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो केपलर लॉ हटा दिया गया, फिर भी थोड़ा सा जान लो केपलर लॉ, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका, लेकिन केपलर लॉ बता देता हूँ, जान लो, क्योंकि कोर्स से निकाल दिया गया है। प्लानिटरी मोशन ही तो केपलर लॉ है। केपलर्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। प्लानिटरी मोशन, प्लानिट जो मोशन में होता है, हर प्लानिट रिवॉल्व होता ही है एक बिगर प्लानिट के अराउंड। तो उस प्लानिट की अपनी प्रॉपर्टी उसने कहा ईच प्लानिट केपलर्स लॉ देंगे। ईच प्लानिट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात नहीं किया था, सीधे सोलर सिस्टम की बात कर लिया था। इसने जो बताया था
फर्स्ट था ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसने बताया ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ऑन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। For the sunlight at one of the two foci, AFOCI, दो, इसमें इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में दो फोकस होता है, पता? मैथ पढ़े हुए? मैथ में इलिप्स पढ़े हुए? हाँ? पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ाएगा। तो इसमें एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस पर ही सन रहता है, तो सन और अर्थ इसका चक्कर करेगा ना चारों तरफ। तो जब ये चक्कर करता है तो सन किसी या तो इस फोकस पे रहेगा या तो इस फोकस पे। तो कहा जाता है ईच, फर्स्ट लॉ उसका था लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट where the sunlight at the one of the two foci, फोकस का प्लूरल है फोसाई, ठीक है ना? हाँ फोसाई या फोसीआई को कुछ लोग फोकाई भी कहते हैं, लेकिन होता ये है कि सी के बाद अगर आई या ई आए तो उसे हम सी पढ़ते हैं। जैसे प्रोनाउंसिएशन का ये रूल है कि सी के बाद आई आए तो उसे स पढ़ा जाता है। जैसे CIR CUS सर्कस पढ़ते हो, कर्कस नहीं पढ़ते। CENTER सेंटर पढ़ते हो, कैंटर नहीं पढ़ते। इसी तरह से FOCI आए तो फोसाई पढ़ते, फोकाई नहीं पढ़ते। लेकिन लोग फोकाई पढ़ लेते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि सी के बाद ये प्रोनाउंसिएशन का रूल है। ग्रामर में पढ़ोगे, ग्रामर नहीं पढ़ेगा लगा क्या पढ़ेगा? तो बात समझ आ गई? आज के बाद फोसाई कहना, फोकाई नहीं। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, बात समझ आई? तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सनलाइट एट वन ऑफ द टू फोसाई, ठीक है? एंड सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ एरिया। एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, दैट इज नोट डाउन एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। Remain constant, that is equal area set, that is equal area set in equal interval of time, equal interval of time, in equal interval of time. Equal area set in equal interval of time. एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मतलब ध्यान रखना सर, यहाँ पे है अर्थ जब यहाँ से यहाँ चलता है कोई ए से बी, और अगर जब नजदीक रहेगा ए सी डी, यह एरिया हमेशा इक्वल होती, ध्यान रखना। जब दूर रहता है तो इसकी यह वेलोसिटी कम होती है, नजदीक आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स GMM अपॉन R स्क्वायर MV स्क्वायर अपॉन R, मतलब ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, और दूर जाएगा तो ये कम होगा तो ये भी कम होगा। लीनियर डिस्टेंस कम होती है, लेकिन यह एरिया और यह एरिया हमेशा इक्वल होती है, ध्यान में रखना। और जब नजदीक रहेगा तो तेजी चलेगा, क्योंकि करीब आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये लीनियर वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
इसीलिए इसको एरियल वेलोसिटी कहा। एरिया इक्वल एरिया सेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हियर इक्वल एरिया, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, इसी कहते हैं एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। इज इट क्लियर? इसको अगर हम A1 कहें, डेल्टा A1, और इसको डेल्टा A2, तो हम कहते हैं डेल्टा A1 अपॉन डेल्टा T इट इज इक्वल टू डेल्टा A2 अपॉन डेल्टा T। एरियल वेलोसिटी, एरिया पर यूनिट टाइम रिमेन कांस्टेंट। और थर्ड होता है लॉ ऑफ पीरियड्स। थर्ड इज द टाइम पीरियड की एरिया इसकी। According to this law, third law, the square of the periodic time, the square of the periodic time is directly proportional to the cube of the semi-major axis. The cube of the semi-major axis of the elliptical orbit, of the elliptical orbit. Cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. ध्यान रखना ये हमारा R होगा, तो इसी के डायरेक्टली क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। इतना एटलीस्ट जानो। कितने मिनट हुए? 36। हाँ, 2 मिनट और चल जाएगा। तो ये हमारे पास यही लॉ ऑफ पीरियड्स है। और एक दो चीज़ें और होती हैं कि वेटलेसनेस हम लोग करते हैं। वेटलेसनेस कहाँ कहाँ होता है? सेंटर ऑफ वेटलेसनेस का मतलब द रिएक्शन फोर्स जीरो, जहाँ पे रिएक्शन फोर्स जीरो होता है उससे वेटलेसनेस करते हैं। वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द वेइंग मशीन इज जीरो, दैट इज नोन एज द वेटलेसनेस। वेइंग मशीन वेटलेसनेस तब शो करती है जब रिएक्शन फोर्स जीरो हो। तो पहले कहाँ कहाँ वेटलेसनेस होता है? वेटलेसनेस हमारा होता है फ्री खाली बॉडी में। कोई बॉडी गिर रही है ऐसे, अगर वेइंग मशीन पर रख करके कोई सामान गिरा दो तो स्पेस में वेट जीरो दिखाएगा। धरती गिरेगा तब रिएक्शन जब होगा, बिना रिएक्शन के वेट का कोई रोल नहीं। हमने लिफ्ट जब ऊपर चल रहा था, लिफ्ट के केस में पढ़ाया था कि लिफ्ट की रस्सी अगर टूट जाए तो वेइंग मशीन जीरो वेट दिखाता है। तो ये हमारा यही वेटलेसनेस, हिंदी में इसको कहते हैं भारहीनता, भारहीन। मास है लेकिन वेट नहीं।